देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था राजपूत काल। ठीक है, तो राजपूत काल में मैंने आपको इसमें पहले क्लास में करा दिया है, और इसमें आपका गुर्जर प्रतिहार वंश भी मैंने इसमें पहले करा दिया आपको। तो आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गहड़वाल या राठौर वंश। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक जो है उसमें पढ़ने वाले हैं गहड़वाल या राठौर वंश। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। गहड़वाल या आपका राठौर वंश। देखिए, जितना हो सकेगा बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपको चैप्टर कराने के सारे, और टॉपिक वाइज में पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपके लेके चलता हूं। चलिए, तो बात करते हैं गहड़वाल वंश की। देखिए, गहड़वाल वंश की जो स्थापना हुई थी, अगर स्थापना की बात की जाए, स्थापना, तो इस वंश की जो स्थापना हुई थी चंद्रदेव ने, यानी कि 1080 और 85 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को पराजित कर, यानी कि जो चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को पराजित कर, किसे पराजित करके, गोविंद को पराजित कर गढ़वाल वंश की स्थापना करी। ठीक है, पराजित कर गहड़वाल वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और कन्नौज गहड़वालों की राजधानी थी। और क्या थी, जो कन्नौज थी, यानी कि इसमें इनकी राजधानी क्या थी, गहड़वालों की राजधानी की अगर बात करूं, गहड़वालों की राजधानी, तो कन्नौज इनकी राजधानी थी। ठीक है, और कन्नौज इनकी राजधानी थी। ये हो गया। उसके बाद देखिए, चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र, मदनपाल का वसई अभिलेख और कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गहड़वाल वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो गहड़वाल वंश की जानकारी की बात करूं, गहड़वाल वंश की जानकारी, गहड़वाल वंश की जानकारी, तो गहड़वाल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र से, चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र से, दानपत्र हो गया, और मदन पाल का बसई अभिलेख, मदन पाल का बसई अभिलेख, बसई अभिलेख, ये अभिलेख हो गया। कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख, कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। ठीक है, तो गहड़वाल वंश की हमें जानकारी इससे मिलती है। उसके बाद जो इसमें पूछता है, देखिए, गोविंद वंश इस वंश का जो था सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो गोविंद जो था इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने जो अपने पश्चिमी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन कर
कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, तो गोविंद जो था, गोविंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो शासक था। इसने पश्चिमी बिहार, ठीक है, इसने आधुनिक पश्चिम बिहार, आधुनिक पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अधीन कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को स्थापित किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, गोविंद चंद्र का जो मंत्री था, इसमें गोविंद का जो मंत्री की अगर बात आती है तो लक्ष्मीधर इसमें गोविंद चंद्र का मंत्री था। ठीक है, लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर, जो लक्ष्मीधर था वो गोविंद चंद्र का मंत्री था। ठीक है, ये क्या था, गोविंद चंद्र का मंत्री था। तो ये मंत्री था। लक्ष्मीधर द्वारा जो रचित है, देखिए अगर इसकी बात करूं, लक्ष्मीधर द्वारा रचित, ठीक है, द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कृत्य कल्पतरु है। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ, तो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इनका, कृत्य कल्पतरु। ठीक है, कृत्य कल्पतरु। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद देखिए, जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। अगर अंतिम शासक की बात करूं, अंतिम शासक, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था, जयचंद जो था गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो ये शासक कब बना था, तो ये 1170 में शासक बना था। ठीक है, 1170 ईस्वी में शासक बना था। तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ, यहाँ पे आता है चंदावर का युद्ध। अगर इसकी बात करें, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1193-94 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1193 से 1194 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच।
ठीक है, जयचंद के बीच हुआ था। इसमें हार किसकी हुई? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या इसमें कर दी। तो यही पता चल गया आपको। ठीक है, देखिए जय संयोगिता जो थी जयचंद की पुत्र थी, उसका अपहरण कर पृथ्वीराज चौहान, उसका अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है, इसमें जो थी संयोगिता, संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री कौन थी? आपकी संयोगिता। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, तो इसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है, इसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका गहरवाल या राठौर वंश। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं चौहान वंश की। ठीक है, तो चलिए चौहान वंश को भी इसमें आगे देख लेते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको आप नोट करते चले। उसके बाद इसमें आता है आपका चौहान वंश। चौहान वंश, देखिए चौहान वंश की अगर बात करूं तो चौहान वंश की स्थापना, अब चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी और कहाँ हुई थी? देखिए अगर स्थापना की बात करूं तो चौहान वंश की स्थापना 6ठी सदी में वसुदेव ने अजमेर के निकट शाकंभी में करी थी। ठीक है, किसने करी थी? वसुदेव ने, 6ठी सदी में। तो 6ठी सदी में, 6ठी सदी में किसने करी? वासुदेव ने। ठीक है, वासुदेव ने। ठीक है, वासुदेव ने करी। ठीक है, तो कहाँ पे करी? अजमेर के निकट, अजमेर के निकट, अजमेर के निकट शाकंभरी में। ठीक है, के निकट शाकंभरी में, शाकंभरी में स्थापना करी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। वसुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को में स्थापित करी। अगर राजधानी की बात करूं, राजधानी, तो राजधानी की अगर बात की जाए तो वसुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर स्थापित करी। ठीक है, वसुदेव ने क्या करी स्थापित? अहिछत्रपुर। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। उसके बाद जिसने पूछा, देखिए बाघ पृथ्वीराज चौहान वंश का जो था पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक था। ठीक है, बाघ पतिराज प्रथम जो था चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक था। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बाघ पतिराज, बाघ
पतिराज प्रथम, ये जो था चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक था। ठीक है, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्र शासक था ये। तो देखिए, पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र थे अयराज। इनके 12 में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करी। तो कौन थे? अयराज। अयराज जो थे, अयराज, अजय राज। अजय राज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पुत्र। ठीक है, तो प्रथम पुत्र थे। तो इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अजमेर नगर की स्थापना करी। अजमेर नगर की स्थापना। अजमेर नगर की स्थापना करी और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे पूछता है क्वेश्चन, देखिए, पृथ्वीराज रासो को हिंदी विषय का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को, ये भी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। उसके बाद इसमें आता, देखिए, जो इनके राज कवि थे जैनक, तो पृथ्वीराज विजय प्रसिद्ध रचना है उनकी। ठीक है, राज कवि थे जैनक द्वारा रचित जो है पृथ्वीराज विजय प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो इनके राज कवि थे, राज कवि जैनक द्वारा रचित कौन सी है इनकी? पृथ्वीराज विजय प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय प्रसिद्ध इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पूछता, देखिए, अगर मैं बात करूं जो इसमें इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक था, तो वो विग्रहराज था। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ जो था, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो पूछता है, देखिए, इसने क्या किया था? विग्रहराज ने तोमर राजाओं को पराजित कर इसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, विग्रहराज ने तोमर राजाओं को पराजित कर
तोमर राजाओं को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो जो पृथ्वीराज तृतीय था इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और वह चौहान वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ अगर चौहान वंश का अंतिम शासक की, चौहान वंश का अंतिम शासक, चौहान वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, तो कौन था आपका? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और ये क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। उसके बाद जैसे देखिए चंद्रवरदाई जो था, अब इसमें जो कुछ बचते हैं वो अभी मैं आपको इसमें कर दी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है चंद्रवरदाई कौन था। चंद्रवरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। ठीक है, तो चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई कौन था आपका? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। दरबारी कवि था। इसने जो ग्रंथ की रचना करी थी चंद्रवरदाई ने, वो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, इसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी थी। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए चंद्रवरदाई प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि था। और ये क्या था? प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि था। ठीक है, चंद्रवरदाई प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि था। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें एक युद्ध भी हुआ था इनके समय में, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात की जाए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये 1191 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ये हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जिसमें गौरी की हार हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जिसमें गौरी की हार हुई। ठीक है, इसमें गौरी की हार हुई थी। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो हुआ था
1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में हुआ। ये जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, हुआ ये भी युद्ध। इसमें क्या हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, इसमें। ठीक है, तो इसमें इसकी हार हुई। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जैन मंदिर, रणथंभौर का जैन मंदिर जो है पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। ठीक है, रणथंभौर का जैन मंदिर किसने बनवाया, तो पृथ्वीराज चौहान ने। जो बनवाया था वो रणथंभौर का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, रणथंभौर का जैन मंदिर बनवाया। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आज के उसमें। देखिए जितने भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको कराए हैं यही एग्जाम्स में, इसमें ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, मैंने आपके सारे इसमें कवर हो गए होंगे जहाँ तक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, कल मैं इसमें आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो कल के टॉपिक में मैं आपका परमार वंश और चंदेल वंश का इसमें आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी समय, जब तक के लिए धन्यवाद।